स्टार्ट किए थे हम लोग लैंग पैकेज को। प्री डिफाइंड पैकेज है लैंग पैकेज, और इसके अंदर में बहुत सारे क्लासेस हैं जिसको हमको पढ़ना था। इम्पोर्टेंट था क्या? कौन कौन सा क्लासेस हम लोग लैंग पैकेज के अंदर में पढ़े हैं, नाम बताना। ओके, ऑब्जेक्ट क्लास, स्ट्रिंग क्लास और स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर्स। क्लियर है? इसके बाद जो अगला क्लास है, जितने भी लैंग पैकेज के अंदर में हम क्लासेस का डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान रखना इन सब क्लास के बारे में तुम्हें इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। अगर इंटरव्यू क्वेश्चन सर्च करोगे जावा पे तो इन्हीं से मिलेगा तुम्हें, और इंटरव्यूअर भी चाहता है कि तुम इसको पढ़ के रखो, क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज होता है। अभी हम जितने भी क्लासेस को पढ़े, ध्यान देना ये बार बार यूज हुआ है। अभी तक समझ में नहीं आता था कि ट्विस्टिंग मेथड्स कॉल भी होता था, बट हो तो रहा था सारी चीजें। तो लैंग पैकेज के अंदर में जितने भी क्लासेस हैं उन सब क्लास को ध्यान में रखना है तुम्हें, सब पूछा जाएगा तुमसे, यूज भी होता है और यूज भी करना है हमें उन सबको। सेलेक्ट करनी होती है कब स्ट्रिंग को, कब स्ट्रिंग बफर को, कब स्ट्रिंग बिल्डर्स को। तो इसके लिए क्या करना होगा, तुम्हें पता होना चाहिए बेसिक कॉन्सेप्ट सारे वो। क्लियर है? थ्योरी जैसे ही तो है, कौन सा तुमको करना था उसमें, थ्योरीटिकली था सारा। अगला जो क्लास है इसमें रेपर क्लास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा लैंग पैकेज ही इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में पूछा ही जाता है, और रेपर क्लास से भी अच्छा खासा क्वेश्चंस पूछा जाता है। चलो देखते हैं आज का क्लास हमारा रेपर क्लास क्या होता है, रेपर क्लास कहाँ यूज करते हैं, फायदा क्या है, घाटा क्या है। ठीक है, किसको पढ़ने वाले हैं? रेपर क्लास। नाम से अगर कुछ सोच पा रहे हो, कुछ समझ पा रहे हो तो हमें बताओ। रैप करना क्या होता है? रैप वो गाना वाला रैप नहीं, बाकी रैप क्या होते हैं? रिपीट और रैप में अंतर होता है? लपेटना। अच्छा, लपेटना, हाँ ठीक है। किसी के ऊपर कोई दूसरा प्रोडक्ट डाल देंगे, यही रैप होता है। तो वही रैपिंग क्लास हमें यहाँ पे पढ़ना है, इसका मतलब वैसा ही कुछ होता होगा यहाँ पे। जब भी जावा में हम कोई टॉपिक्स पढ़े हैं उसके टॉपिक के नेम के अकॉर्डिंग ही कुछ होता था, अभी तक वही हुआ ना। जो भी टॉपिक्स हम पढ़े उसी के नाम के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ होता जरूर था। तो जब हम ये टॉपिक्स पढ़ रहे हैं पर्टिकुलरली रैपर्स का, तो रैपिंग करने का ही कोई काम होगा। क्या काम है रैपर का नहीं है वो भी समझेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन जो है शायद पढ़े भी होगे या सुने भी होगे, क्या जावा एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता होगा, क्योंकि ये जब सी प्लस पढ़ रहे होगे, इसके एग्जाम में भी सी प्लस है, तो उसमें डिफरेंस पूछा जा रहा होगा, और वहां पे ये देखी होगी इस क्वेश्चन को। तो आंसर बताओ, क्या जावा एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? क्योंकि इसको सी उप्स के साथ पढ़ना है, वहां पे ये कंपेरिजन हुआ होगा। क्या हुआ? जावा एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वहां पे जो इसका आंसर पढ़ी हो गई है तो वहां पे पढ़ेगी यस, और सी में पढ़ेगी नो। ठीक है, और जब हम पर्टिकुलरली जावा में आ चुके हैं तो एक्चुअल में इसका जवाब ये देना है। अगर कोई तुमसे पूछे क्या सही में जावा एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो क्या जवाब दोगे? नहीं। क्या जवाब देना है? नहीं सर, जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। लेकिन अगर तुमसे पूछे कि सी प्लस और जावा में कौन सा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो सर जावा वहां पे है, सी से बेहतर है ये। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ अभी जावा में है और बात करें क्या सच में जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो नहीं है। क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पढ़े हैं क्या उप्स? क्या होता है? तो बताए थे उप्स में हम हमारे पास कुछ फीचर्स है, उन सब फीचर्स को अगर सपोर्ट करता है कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, नहीं करता है तो नहीं है। क्या जावा करता है सपोर्ट? तब तो करता ही था। बोलोगे शायद मल्टी थ्रेडिंग नहीं कर रहा था क्लास लेवल पे, कहीं इसकी वजह से तो नहीं है, लेकिन उसको भी तो कर ही दिया था। तो जावा उप्स के सारे फीचर्स को सपोर्ट करता है, सिर्फ एक ही जगह फंस गया ये। क्या किया इसने? ध्यान देना, जब भी जावा में हम कुछ भी करने का ट्राई किए बिना क्लास का, तो यहाँ कुछ हम कर ही नहीं पाए। पहला प्रोग्राम भी हम क्लास से ही स्टार्ट किए थे, बिना क्लास का यहाँ पे कुछ नहीं हुआ था। फिर भी जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, सिर्फ एक ही गलती कर बैठा इसने, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को सपोर्ट किया। तुम प्रिमिटिव डाटा टाइप पढ़ रखे हो, कौन कौन सा है प्रिमिटिव डाटा टाइप? 8 था हमारे पास टोटल। कौन सा? बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन, यही था ना 8। ये जो 8 डाटा टाइप है हमारे पास प्रिमिटिव डाटा टाइप्स,
इसके वजह से सिर्फ और सिर्फ जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बन। जवाब कैसे दोगे? तो नो सर, जावा इज नॉट प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्यों? तो क्योंकि जावा प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को सपोर्ट करता है, बस इसके वजह से, बस इतना सही रीजन है। जवाब दे दोगे? हमारे पास क्या होता है, हर चीज क्लास के फॉर्म में होता है। हम हर चीज करते हैं यहाँ पे क्लास के फॉर्म में, कुछ भी करना था क्लास बना लेते थे, क्लास के थ्रू किए थे हर चीज। बट एक जगह था जहां पर हम बिना क्लास का काम कर रहे थे, वो था प्रिमिटिव। प्रिमिटिव के केस में हम क्लास कुछ बनाते थे, वेरिएबल्स बनाते थे, सीधा प्रिमिटिव था। अगर प्रिमिटिव नहीं होता जावा में ना, तो जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं होता। प्रिमिटिव है तो कैसे मैनेज होगा? जावा में हम हर चीज ऑब्जेक्ट के केस में ट्रीट कर रहे हैं। अगर सब चीज अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट के केस में होता तो बेहतर होता ना, सब ऑब्जेक्ट होता, परेशानी ही नहीं कोई, सब चीज हम सही से ट्रीट कर पाते। तो बोला कहीं आपको प्रिमिटिव मिलेगा, कहीं ऑब्जेक्ट मिलेगा, कंपेयर करने में उसके साथ कंफर्टेबल नहीं होंगे, वर्किंग में कंफर्टेबल नहीं होंगे। तो क्या किया कि हर एक प्रिमिटिव के करस्पॉन्डिंग हम क्लास भी बना लिए। जितने प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं हमारे पास, उसके करस्पॉन्डिंग हम एक क्लास भी बनाए। तो कितने प्रिमिटिव थे हमारे पास? 8 थे। तो 8 करस्पॉन्डिंग हम क्लास भी बना रखे हैं। प्री डिफाइंड क्लासेस है, वो क्लासेस हमें लैंग पैकेज के अंदर में मिलेगा, तो उसी को यूज करना है भी। और क्या बोला कि वो जो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स है उसको आप कन्वर्ट करके उस क्लास को दे दीजिएगा, उसका ऑब्जेक्ट बना लीजिएगा, तो हम उसको ऑब्जेक्ट के जैसे ट्रीट करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग के पास इंट एक प्रिमिटिव डाटा था, एक ए वेरिएबल बनाए, इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास एक क्लास मिलेगा इंटीजर। नाम सुने होंगे शायद, कौन सा? इंटीजर। क्लास है तो आई कैपिटल इंटीजर। ये इंट के कोरस्पॉन्डिंग एक रैपर क्लास बना। रैपर क्लास इसलिए बोलते हैं कि जो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स है, नॉर्मल हुआ इसके अंदर में, इसको रैप करके हम बना देते हैं ऑब्जेक्ट उसके ऊपर से। जैसे अभी समझ रहे थे हम लोग रैपिंग का मतलब क्या हो रहा था, तो रैप करके इसको क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट के। इसको अब ऑब्जेक्ट के जैसे ट्रीट करो, उसके अंदर में तो प्रिमिटिव ही था, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हम क्या किया, एक क्लास डिफाइन किया। अच्छा, ये क्लास है तो क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे? न्यू कीवर्ड के थ्रू। तो न्यू कीवर्ड के थ्रू हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। और जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमें दो चीज का ध्यान रखना पड़ता है। पहला कि न्यू कीवर्ड से क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर में कैसा कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर जैसा होता था क्लास के अंदर में ऑब्जेक्ट वैसा ही क्रिएट होता था। कंस्ट्रक्टर अगर प्राइवेट कर देते तो बाहर से क्रिएट करने देते। तो कंस्ट्रक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता था जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता था। याद है ये सारी चीजें? तो इसके पास देखना पड़ेगा कितने कंस्ट्रक्टर है, कैसा कैसा कंस्ट्रक्टर है। देखोगे तो इसके पास दो कंस्ट्रक्टर है। कैसे पता ये दोनों कंस्ट्रक्टर है? कैसे पता चलता है ये कंस्ट्रक्टर है? तो कंस्ट्रक्टर का रूल याद होगा तुम्हें, क्लास का नेम और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता था। जब देखना तो इन दोनों का नाम वही है क्या जो हमारा क्लास का नाम है, तो जाहिर सी बात ये दोनों क्या है, कंस्ट्रक्टर है। कौन कौन से कंस्ट्रक्टर है? तो एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है जिसको इंट वैल्यू चाहिए प्रिमिटिव डाटा टाइप का, और दूसरा स्ट्रिंग का चाहिए। स्ट्रिंग का या इंट का, किसी का भी देंगे उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा हमारे पास। तो दो कंस्ट्रक्टर है इसके पास। किस लिए बनाए हम रैपर क्लास? तो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को कन्वर्ट करने के लिए, ऑब्जेक्ट के जैसे ट्रीट करने के लिए। अब अगर हम इस बी को ट्रीट करें ऑब्जेक्ट के जैसे तो ट्रीट होगा क्या? ये तो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के जैसे ट्रीट करने के लिए हम क्या किए, रैपर क्लास का इंट्रोड्यूस किया जावा के अंदर। तो टोटल कितने प्रिमिटिव डाटा टाइप्स था, नाम बताना एक बार फिर से, सबका नाम बताओ। याद है नहीं? पढ़ना पहले लाइन। देखो क्या किया है यहाँ पे, हम हर एक प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के कोरस्पॉन्डिंग हम एक रैपर क्लास डिफाइन करते हैं, ताकि उस प्रिमिटिव डाटा टाइप को भी हम एज अ ऑब्जेक्ट के जैसे ट्रीट कर पाए। और जब हम क्लास बना रहे थे इसके लिए, ऑब्जेक्ट्स बना रहे थे, तो कुछ मेथड्स भी उससे रिलेटेड डिफाइन कर दिए जो हमें चाहिए होता था। उसमें तो कुछ मेथड मिलता नहीं था, यहाँ पे हम कुछ मेथड्स भी डिफाइन कर रखे। दूसरा लाइन यहाँ पे बता रहा है कि इसके अंदर में जितने भी रैपर क्लास है सबके अंदर में, मोस्टली बोल रहे हैं इसलिए क्योंकि किसी कोई एक है जिसके पास वैसा नहीं है, तो जितने भी लगभग है सबके पास दो कंस्ट्रक्टर मिलेंगे। एक जिसमें हम उस डाटा टाइप्स के जैसे इंट के लिए था तो इंट टाइप का कोई वैल्यू दिए पर्टिकुलर, उसके जैसे प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को एक्सेप्ट किए, और दूसरा स्ट्रिंग को। क्लियर? टोटल कितने थे?
8। जरा ध्यान से देखना, यही 8 होता क्या? लेकिन ये 8 प्रिमिटिव में स्मॉल लेटर में लिखते थे क्योंकि वो कीवर्ड्स था, और कीवर्ड्स को हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं स्पेसिफिक मीनिंग के साथ। समझ आ रहा है वो स्टार्टिंग के क्लासेस? और यहाँ पे ये सारे रेपर क्लास है। कैसे पता? सर क्लास का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, और देखना यहाँ पे सबका नाम कैपिटल लेटर से स्टार्ट है। तो जितने भी प्रिमिटिव डाटा टाइप्स थे उसके करस्पॉन्डिंग हम क्या किए, रेपर क्लास क्रिएट कर रखे हैं। क्लियर? टोटल 8 मिल जाएगा, सबका नाम याद रहेगा, लगभग सेम ही होगा। बाइट के लिए बाइट है, शॉर्ट, इंट के लिए इंटीजर है, लॉन्ग के लिए लॉन्ग है, फ्लोट के लिए फ्लोट है, डबल के लिए डबल है, कैर के लिए कैरेक्टर्स है, बुलियन के लिए बुलियन है। ठीक है, और उन सब के अंदर में ये सारे कंस्ट्रक्टर होंगे, जिसमें जो कैरेक्टर्स के अंदर में स्ट्रिंग का कंस्ट्रक्टर नहीं है, इसलिए हम बोले थे कि ऑलमोस्ट सब में होगा, सब में नहीं है, लगभग सभी में है ना। ओके, तो जब भी इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे कैसे करेंगे? बहुत आसान है सर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। न्यू कीवर्ड के साथ क्रिएट कीजिएगा, तो 2 कंस्ट्रक्टर है इसके पास, दोनों में से जिसको भी क्रिएट करना है कर लीजिए। क्लियर? करके देख चुके हैं। देन उसके बाद अब अगर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के केस में क्या होता था कि अगर ऑब्जेक्ट को आप प्रिंट कीजिएगा तो क्या प्रिंट होगा? ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते थे तो इंटरनली क्या होता था? टू स्ट्रिंग मेथड्स कॉल होता था, और टू स्ट्रिंग मेथड्स कॉल होता था तो बहुत कुछ प्रिंट होता था। क्लास का नेम, वो भी फुल्ली क्वालिफाइड नेम, पैकेज के नाम के साथ, @ और हैश कोड हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। अगर टू स्ट्रिंग मेथड्स को ओवरराइड कर देते थे कंटेंट रिटर्न करने के लिए, तो क्या होता था? कंटेंट रिटर्न होता था। जैसे स्ट्रिंग क्लास में था, स्ट्रिंग बफर में था, स्ट्रिंग बिल्डर में था, क्या होता था उस केस में? जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट प्रिंट करते थे स्ट्रिंग का, वही कंटेंट मिलता था। सेम वैसे ही रैपर क्लास के अंदर में भी टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड किया हुआ कंटेंट रिटर्न करने के लिए, तो कंटेंट मिलेगा। क्या इस इंटीजर्स को और इस इंट ए को ट्रीट कर रहे हो सेम जैसे ट्रीट हो रहा? लग रहा है कि हम ऑब्जेक्ट के साथ वर्किंग में है? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इसको एज इट इज हम रैप किए हैं कि लग रहा है वही है। इससे फायदा ये होगा कि अब सब कोई ऑब्जेक्ट के जैसे रहेगा, तो ऑब्जेक्ट वाली केस अप्लीकेबल्स होंगे। होगा या नहीं होगा? ठीक है। ठीक इसी प्रकार से एक और मेथड था, इक्वल्स मेथड, याद है? वो क्या करता था? बाय डिफॉल्ट रेफरेंस को कंपेयर करता था, लेकिन स्ट्रिंग के केस में क्या किए थे? कंटेंट को कंपेयर किए थे। ठीक ऐसे ही रैपर क्लास के अंदर में ये दोनों मेथड भी ओवरराइड है, किसके लिए? कंटेंट के लिए। क्लियर रहेगा? समझ आ रहा है? ये दोनों मेथड्स वैसे मिलता कहां पे है? ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर में बाय डिफॉल्ट। अगर हम उसको ओवरराइड करना चाहे तो कर सकते थे, जैसे कंटेंट कंपेयर करने के लिए किए थे, तो यहाँ पे भी हम इन दोनों को कर दिया ओवरराइड। रैपर क्लास समझ आ रहा है? बहुत अच्छा, अगर समझ आ रहा है तो। अब कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास प्रिमिटिव डाटा टाइप है, स्ट्रिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों? सबको इसको होल्ड कर सकता है, सब किसी को ये होल्ड कर सकता है, और रैपर ऑब्जेक्ट भी हमारे पास आ चुका है। अब कन्वर्जन की बारी आ जाती है। कभी हमारे पास रैपर रहेगा तो स्ट्रिंग की तरफ जाना पड़ सकता है, स्ट्रिंग रहेगा तो प्रिमिटिव की तरफ। ये दोनों तीनों में एक दूसरे में कन्वर्जन होते रहेगा। कन्वर्जन तो होगा ना। तो अगर इस तीनों में कन्वर्जन करना है तो हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, उन सारे मेथड्स को यूज कर लेते हैं। जैसे जब भी स्ट्रिंग की तरफ आना होगा तो टू स्ट्रिंग मेथड्स हमारे पास, दोनों में सेम होगा, टू स्ट्रिंग मेथड्स को यूज कर लेंगे। टू स्ट्रिंग मेथड्स कहाँ पे है? ऑब्जेक्ट, और उसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग था, याद है? अगर उसका के अंदर में ओवरराइड है तब भी, या नहीं है तब भी, रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग ही मिलेगा हमें। तो अगर स्ट्रिंग की तरफ बढ़ना है तो हम क्या करेंगे? टू स्ट्रिंग मेथड्स को कॉल कर देंगे। क्लियर? देन अगर स्ट्रिंग से रिटर्न आनी है हमें रैपर की तरफ, तो वैल्यू ऑफ मेथड है। और अगर स्ट्रिंग से रिटर्न आनी है हमें किसकी तरफ? प्रिमिटिव की तरफ, तो कौन सा मेथड है? पार्स मेथड। और यहाँ एक्स का मतलब है कि जिस डाटा टाइप में जाना है उसमें चले जाइए, जैसे पार्स इंट, पार्स डबल, ठीक है, जिसमें जाना है उसमें चले जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से प्रिमिटिव से भी जाना पड़ सकता है, तो वैल्यू ऑफ मेथड है, और रैपर से प्रिमिटिव की तरफ आएंगे तो एक्सेस वैल्यू, जैसे इंट वैल्यू, फ्लोट वैल्यू, जिसमें जाना है उस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, देखिए एक बार कन्वर्जन करके। तो सपोज करो जैसे ये है हमारे पास, इसको क्या करना है? स्ट्रिंग में कन्वर्ट करनी है। तो स्ट्रिंग का सपोज करो एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं सी, इसमें क्या करना है? हमको बी को रखना है। तो कैसे रखेंगे? इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग मेथड्स को कॉल कर ले तो चलेगा। टू स्ट्रिंग मेथड से इंट कन्वर्ट कर देता था ये स्ट्रिंग में। अब अगर स्ट्रिंग है हमारे पास, इसको इंट में कन्वर्ट करनी है,
तो अगर इंट में कन्वर्ट करना है तो इंट हमारा रैपर क्लास है, पार्स इंट मेथड मिल जाएगा। और अगर इसमें कन्वर्ट करना है तो वैल्यू ऑफ मेथड मिल जाएगा। तो दोनों में से जिसमें कन्वर्ट करना है उसके अकॉर्डिंग हम कर लेंगे। जैसे सपोज करो इंटीज में कन्वर्ट करना था, डी ले लो, तो हमको क्या करना होगा, इंटीजर डॉट पार्स इंट मेथड। डबल में करना था तो पार्स डबल मेथड। ठीक है। अच्छा, तुम लोग को हम बफर रीडर क्लास पढ़ाए क्या? बफर रीडर क्लास इनपुट लेने का कितना तरीका बताया? एक ही स्कैनर क्लास ही से, वैसे दूसरा कमांड लाइन आर्गुमेंट बता दिए थे। बफर रीडर से भी ले सकते हैं। अब इसको देख लो, फिर बफर रीडर लेते हैं। कन्वर्जन समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? क्यों यहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, जब हम तुमको क्लास ऑब्जेक्ट्स पढ़ा रहे थे और मेथड्स पढ़ाएंगे तो तुमको हम बताएंगे कि जब दो वर्ड्स मिलेंगे, स्पेस तो नहीं यूज कर सकते हैं, तो अगला वर्ड जब लिखोगे तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट कर देना ताकि पता चले मेथड है। मेथड का नाम स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना, अगला वर्ड मिले तो कैपिटल लेटर से। ये तो हम फॉर्मली लिखते आ रहे थे शुरू से, क्लास का नाम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते थे, वही तो लिखे हैं, कुछ इसमें खास नहीं है। मेथड है तो बस इसलिए वैसा लिखा हुआ। ट्विस्टिंग में भी देखो वही किए हुए। क्लियर? ये समझ आ गया है? अगर ये आ गया, कन्वर्जन वगैरह समझ आ गया ना। अभी हम तुमको नहीं पढ़ाए थे अभी तक बफर रीडर क्लास, उसका रीजन भी अभी समझ आएगा। बफर रीडर क्लास का भी हम यूज करते हैं इनपुट लेने के लिए, जैसे स्कैनर था, स्कैनर से भी यूज किए, बफर रीडर से भी हम लोग लेते हैं। चलो बफर रीडर को आज यूज कर लेते हैं। बफर रीडर, जैसे बफर रीडर का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया, पहले तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। आईओ पैकेज के अंदर में डिक्लेयर करने से कोई काम नहीं बनेगा हमारा, क्या करना होगा, क्रिएट करना होगा। तो इसका ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर लेते हैं, न्यू बफर रीडर। तो जब इसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो देखना दो इसके पास कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, चलो पहले वाले की यूज करेंगे। इसको किसका, रीडर का ऑब्जेक्ट चाहिए। रीडर का ऑब्जेक्ट है तुम्हारे पास क्या? नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है तो हम अभी तो नल दे के काम कर लिए, इससे काम तो नहीं होगा, देना तो पड़ेगा। अच्छा, रीडर का ऑब्जेक्ट हमारे पास है नहीं, कहाँ मिलेगा रीडर? तो रीडर को अगर ढूंढोगे भी तो रीडर क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा? नहीं होगा। कैसे करेगा काम? करे अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट तो क्या करना पड़ेगा, ओवरराइड करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा ना हम इसके चाइल्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसका एक चाइल्ड है इनपुट स्ट्रीम, देखना इनपुट स्ट्रीम रीडर मिलेगा, कहीं मिला? इनपुट स्ट्रीम रीडर, इसको ओपन करके देखोगे तो ये उसी का चाइल्ड था, और ये एक नॉर्मल क्लास है। इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं? हाँ, इसका कर सकते हैं, इसी का कर लेते हैं। पेरेंट का उसको ऑब्जेक्ट चाहिए, चाइल्ड का भी तो दे ही सकते हैं, तो इसका एक ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, जब न्यू कीवर्ड के साथ इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जाओगे तो पता चलेगा इसको भी किसी का ऑब्जेक्ट चाहिए, उसके बिना तो ये भी काम नहीं कर रहा है। देखो इनपुट स्ट्रीम रीडर, इसको किसका ऑब्जेक्ट चाहिए? सर इनपुट स्ट्रीम का रीडर, इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट चाहिए। अब हम वो कहां से ला के देंगे, तो वो भी चाहिए ना। अच्छा, इनपुट स्ट्रीम का रीडर, इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट हमारे पास था कहां पे, सिस्टम क्लास के पास, याद करना। आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट आउट, इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट इन, इसीलिए तो स्कैनर क्लास में सिस्टम डॉट इन लिखते थे। तो हम वो यहाँ पे पास कर देंगे तो चलेगा। सिस्टम के पास जो इन था वो इनपुट स्ट्रीम का ही ऑब्जेक्ट था, तो पास कर देंगे तो चलेगा। यही तो कंसोल को होल्ड करके रखता था, कंसोल को यही होल्ड करके रखता था ना। मजा आ रहा है? ये सब ऑब्जेक्ट्स क्यों क्रिएट किए, नक्शा बन गया क्या? ठीक है, अब इस इन को हम यहाँ पे पास कर दे, बन गया। बस ये करना था, इससे अच्छा तो स्कैनर क्लास था, एक लाइन में हो गया था काम। नहीं, इससे भी हम इनपुट ले सकते हैं। अब इनपुट लेने का तरीका, ऑब्जेक्ट मिल चुका है बफर रीडर का, इससे इनपुट लेना है। तो बफर रीडर के पास बहुत सारे मेथड है, उन्हीं में से एक मेथड है रीड लाइन मेथड या रीड मेथड। देखना रीड लाइन मेथड है, ये रीड लाइन मेथड को जब ओपन करके देखो तो रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, ये रीड करेगा इनपुट। जैसे वहां पे क्या था, नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट डबल, यहाँ पे कौन सा मेथड है, रीड लाइन मेथड, रीड करता है। और ये एक एक्सेप्शन थ्रो करता है, कौन सा, आईओ एक्सेप्शन। अगर तुम्हें याद हो तो आईओ एक्सेप्शन एक चेक्ड एक्सेप्शन था,
कैसा था? चेक्ड एक्सेप्शन। तो अगर तुम इस मेथड्स को यूज करोगे तो पहले तो इसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग था, तो एक बना लेते हैं। स्ट्रिंग स्ट्रिंग एस बना ली, उसमें आ जाएगा, या S1 कुछ भी बना लिया। लेकिन जब इसको रीड किए तो अभी ये एरर देगा। क्यों एरर दे रहा है? क्यों एरर दे रहा है? रचिता बताओ एरर क्यों है ये? अरे आईओ एक्सेप्शन अभी तुरंत तो बताया कैसा एक्सेप्शन है? चेक्ड एक्सेप्शन। और जब भी कोई चेक्ड एक्सेप्शन किसी कोई मेथड उसको थ्रो करता था, याद करना थ्रो कीवर्ड का काम क्या होता था? अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करना। एग्जांपल्स भी बताए थे। तो ये क्या कर रहा है? अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट किया था। किसको करते थे? कॉलर फंक्शंस को। तो कॉलर कौन है यहाँ पे? कॉलर तो हम ही है ना। तो बोल रहा है जब आप इसको यूज कर रहे हैं तो जल्दी से उसको अब हैंडल कीजिए ना, क्योंकि वो बोला था कि जो भी हमको यूज करेगा हैंडल करेगा। हैंडल करो। अगर हम भी हैंडल नहीं करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? थ्रो कर देंगे। यानी तो हम यहाँ पे हैंडल कर ले, कौन सा पसंद करोगे? थ्रो कर दो, हो गया ये भी शांत। ठीक है, नहीं तो क्या करना पड़ता? हैंडल। अब थोड़ा सोचना, अगर हम फर्स्ट क्लास में इतना चीज करवाते हैं इनपुट लेने के लिए, तो तुम तो भाग जाते जावा छोड़ के। नहीं भाग जाते। अभी कहाँ हुआ है? अभी तो देखो ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग लेगा। अब इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना पड़ेगा इंट में। अगर हमको इंट लेना होता तो हमको क्या करना होगा? अगर सपोज करो ये इंट वाला कोई नंबर था n, तो इंटीजर डॉट पार्स इंट मेथड को कॉल करके इसको कन्वर्ट करना पड़ता, तब जाके हमें एक नंबर मिल जाता। और उसको अगर प्रिंट करना चाहो तो तुम कर सकते हो। यहाँ पे अब हम n को प्रिंट कर लें। चलो इसको रन करो, कोई नंबर दो। अच्छा कुछ तो मैसेज दिए नहीं थे, ले लोगे इनपुट इससे? हाँ, इससे भी लेते, आसान होता है इससे भी, तुम्हें जिससे पसंद पड़े। इन सबसे अच्छा स्कैनर क्लास शायद लगा होगा तुम्हें, इसीलिए बोले थे बहुत आसान सा तरीका है स्कैनर क्लास, उसी को सीखते हैं उस दिन भी। नहीं, तुम्हें अगर बफर रीडर पसंद पड़ रहा है तो तुम कर सकते हो। फायदा दिखाएं? एक बार स्कैनर को यूज करना। तुम यूज ही नहीं किया स्कैनर को, नहीं तो तुमको खुद समझ आ गया होता कि उसमें दिक्कतें क्या है। नंबर किए हम, नंबर ले लिए, ठीक है। एंड यहाँ पे हम मैसेज देते हैं इंटर योर नेम। कभी किया ये ट्राई? नहीं किया। एक बार ट्राई करके देखना चाहिए था। चलो इसको रन करेंगे, उसके बाद हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। नेम इज, और उससे पहले योर नंबर इज, इन दोनों को प्रिंट करके देखते हैं। कमेंट सही है, इसको रन करना। क्या पूछा हमसे? इंटर योर नंबर, नंबर दिए 15, इंटर किए। नाम पूछा, इंटर किए। नाम बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर से दूसरा नंबर पूछो, नेक्स्ट, एक मिनट, नेक्स्ट लाइन करना। पूरा नाम नहीं ले रहा था नेक्स्ट में वैसे। अरे अगर नेक्स्ट था तो नेक्स्ट लाइन में डिफरेंस बताए थे ना। अभी पूरा नाम नहीं लेगा। इंटर नंबर दिए, अगर हम स्पेस के साथ नेम दे तो नहीं लिया, नेक्स्ट लाइन लिखना पड़ता था। चलो नेक्स्ट लाइन लिख दो, ठीक है। सपोज करो एज भी ले लेते हैं। एज भी ले सकते हैं ना। क्या करेंगे हम फिर से? नेक्स्ट इंट, ठीक है। अब सपोज करो इसका सिटी भी ले लेते हैं। सिटी भी ले लेते हैं, तो स्ट्रिंग टाइप का लेना पड़ेगा नेक्स्ट लाइन पूरा के लिए। उन सबको जरा यहाँ पे प्रिंट कर दो। एज हो गया, सिटी हो गया, और कुछ था? यही चारों था। चलो इन्फॉर्मेशन लेते हैं। नंबर दे दिए, सपोज करो रोल नंबर इंटर करवा देते हैं। ये तो एज मांगने लगा, चलो एज दे देते हैं। क्या हुआ? गड़बड़ आ गया? नहीं, फिर से रन करके देखो, हो सकता है एक बार गड़बड़ हो गया होगा।
नंबर दिए, नाम तो मांग ही नहीं रहा, सीधा एज मांगता है। और जब हम एज देते हैं तो सिटी हमसे मांगता ही नहीं है, सीधा दिखाने जाता है। सिटी दिखाया नहीं कुछ, नेम दिखाया नहीं कुछ, गड़बड़ हो गई। तुम स्कैनर के साथ इनपुट लिए ही नहीं, इसलिए तुम फंसे नहीं कभी। अगर तुम लेते तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स तुम्हारे साथ वहां पे होता। नहीं किए इसलिए हम स्कैनर में डीप में गए नहीं। स्कैनर तो अभी डीप में और जा सकते हैं, और भी प्रॉब्लम्स है स्कैनर के साथ। अभी लूप चला के अगर इनपुट ले ले तो पता चलेगा, कब इन्फिनाइट लूप चल गया तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा क्या क्या हो रहा है। तो स्कैनर को उतना डीप में नहीं गए थे, इनपुट लेने के लिए सिखा दिए थे। हाँ कोई ट्राई करते तुम लोग के स्कैनर के साथ देखते हैं इनपुट ले लेके, तो फंसते जरूर। अब फंसते तो पूछते। अब तो जावा खत्म होने पे आया, तुम लोग तो ट्राई किए नहीं, तो खैर इसको रहने देते हैं। अब ये जो प्रॉब्लम्स तुम्हारे साथ है ना, अगर बफर रीडर को यूज करते तो कोई प्रॉब्लम्स कहीं पे भी नहीं आती। ओके, जरूरत है उसका तभी है यहाँ पे, ऐसे ही नहीं है जावा में कुछ भी। स्कैनर क्लास के अंदर में इंटीजर नंबर एक्सेप्ट करने के बाद हम स्ट्रिंग डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? जैसे तुम यहाँ पे क्या किए, इंटर किया अपना नंबर, उसके बाद क्या करते हो, इंटर प्रेस करते हो। अच्छा, इंटर का भी कुछ आस्की कोड होगा, उस आस्की कोड को अगले वाले में डाल लेता है वो, अगले वाले में डालता है, निकल लेता है, स्किप कर देता है उसको, फिर उससे अगले वाला मांग लेता है। हाँ जैसे अभी सीटी के बाद कोई और मांग लेते हैं उसके बाद फिर से, तो दूसरा मांगता है, एक स्किप करेगा बस। ये ले लेना, जैसे देखना इसको मांगेगा जरूर, उसको मांगेगा वो। नंबर दिए, पहला स्किप किया, एज मांगा, दूसरे में एज था तो एज मांग लिया, पहला को स्किप किया, देखना उसके बाद इसमें मांग रहा है, सीटी को सिर्फ स्किप किया, तो उसके अगले वाले अगर कोई स्ट्रिंग मांग रहा था तो वो स्किप कर देता है। तुम अगर जो स्टूडेंट्स क्लास बनाया था उसमें इंटर योर रोल नंबर करता, इंटर योर नेम करता ना, तो नेम स्किप हो जाता, तुम किए ही नहीं। प्रैक्टिस करता ना तो फंसता, फंसता तो पूछता हमसे, फंसा नहीं तो हम बताए नहीं। ठीक है, अब करके देखना, देखोगे फंसते कैसे हो। तो स्कैनर क्लास के साथ प्रॉब्लम्स था, तो इसलिए हम यूज करते हैं बफर रीडर को, और बफर रीडर के साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। सेम काम तुम बफर रीडर से करना, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। लेकिन हम शुरुआत में बफर रीडर नहीं पढ़ा सकते थे, क्योंकि ना तो तुम्हें हम एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ाए थे, ना ही रैपर क्लास बताए थे कि ये कन्वर्ट क्यों करना है, कुछ बताए थे नहीं। तो क्या करते पढ़ा के शुरू में, और वैसे भी कोड और बड़ा होता तो टेंशन में जाते तुम, क्या क्या करवा रहे हैं पता नहीं सर। अभी लेकिन समझ में आ रहा होगा सारी चीजें, आ रहा है। चलो ठीक है, तो बफर रीडर को हम स्किप करते हैं, समझ आ चुका है। तो चलते हैं अपने रैपर क्लास की तरफ जहां थे हम तभी से। ट्राई करना स्कैनर को, देखो कैसे फंसते हो। यूज नहीं किया हो ना, प्रैक्टिस करते तो फंस जाते। और अगर तुम शायद हैकर रैंक पे कोडिंग किए होगे, तो पहला या दूसरा क्वेश्चन भी स्कैनर क्लास पे तुमको फंसा दिया होगा, अगर किए होगे तो। किए थे, कौन कौन किए हो? नहीं किए, किसी ने नहीं किया। हाँ उस पर भी करते हैं ना, तो पहला या दूसरा क्वेश्चन ही स्कैनर क्लास पे ही फंसाएगा वो। कोड लिखोगे स्किप करेगा वो। प्रैक्टिस करते तो क्यों नहीं की, बोले थे ना करने। खैर छोड़ो, बफर रीडर को स्किप करते हैं और चलते हैं हम कहाँ पे, है रेफर क्लास की तरफ। और रेफर क्लास में तुम क्या देखोगे, खैर स्ट्रिंग से प्रिमिटिव या स्ट्रिंग से रेफर क्लास की तरफ हमें ऑब्जेक्ट कम कन्वर्ट करना पड़े। बट जो केस है हमारा ये वाली है, रेफर क्लास से प्रिमिटिव और प्रिमिटिव से रेफर क्लास, ये खूब सारा होने वाला है, होगा। जैसे ही हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी तुरंत ऑब्जेक्ट की तरफ जाएंगे, जैसे प्रिमिटिव का जरूरत होगा हम प्रिमिटिव की तरफ कन्वर्ट करेंगे उसको, खूब सारा कन्वर्जन करेंगे। जब खूब सारा कन्वर्जन करेंगे, यहाँ पे बहुत ज्यादा कन्वर्जन की जरूरत है, और कंपाइलर हमारा दोस्त है तो थोड़ा सा उससे पैर भी लगा सकते हैं। क्या, जैसे टाइप कास्टिंग में हो रहा था, क्या करते थे टाइप कास्टिंग में, कितने टाइप्स के टाइप कास्टिंग है, कौन सा? इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का क्या मीनिंग था, ऑटोमेटिक परफॉर्म होता था कंपाइलर के द्वारा, क्यों, बड़े से छोटे की तरफ जा रहे थे, फर्क ही नहीं पड़ा था। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे जो ये कन्वर्जन है बहुत ज्यादा हो रहा है,
क्यों ना हम कंपाइलर को बोले यार अपने आप कर दो ना, क्यों हमसे करवा रहे हो। तो ऑटोमेटिक हाँ इस मेथड्स को यूज करना है, हमको भी समझ आता है, तुम भी समझो ना, इस मेथड्स को हम लिखते तभी वही करते ना, तुम ही कर लो। हो सकता है क्या? कंपाइलर हमारा दोस्त है, मान जाता है हमारी बातें, नहीं बस धोखा ना दे, तुम धोखा देते तो क्या होता था, गड़बड़ हो जाता था। तो सपोज करो एक इंट नंबर बनाए हम ए में 1 या कुछ भी नंबर है, इसको क्या करना है, इंटीजरल में कन्वर्ट करना है। किसमें? इंटीजर नंबर बी है उसमें कन्वर्ट करनी है। किसको कन्वर्ट करना है? ए को। कैसे कन्वर्ट किए थे अभी? सर बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे पास यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए, उसको यूज कर सकते थे। रैपर से जाना है तो एक्स एक्स वैल्यू, या इधर से आना है तो वैल्यू ऑफ। मतलब क्यों आप परेशान हो रहे हैं, आप डायरेक्ट भी लिखिएगा तो हमको पता है कि आपको वही करना था, हम कर देंगे। तो कंपाइलर कितना समझदार है, देखो ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर दिया। अभी क्या किए, जो प्रिमिटिव था उसको रैप करके ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिए। क्या? अच्छा, रैपिंग करना बॉक्सिंग करना एक ही बात होगा क्या? बॉक्स में पैक करना या रैप कर देना, उसको बोल सकते हैं एक ही बात। और ये ऑटोमेटिक हो रहा है कि हम कर रहे हैं, ऑटोमेटिक हो रहा है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं ऑटो बॉक्सिंग कॉन्सेप्ट। क्या? ऑटो बॉक्सिंग कॉन्सेप्ट। क्या होता है ऑटो बॉक्सिंग कॉन्सेप्ट? तो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को ऑटोमेटिक कंपाइलर कोरोस्पोंडिंग रैपर क्लास में कन्वर्ट कर देता है, रैप कर देता है। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं ऑटो बॉक्सिंग कॉन्सेप्ट। याद रहेगा, समझ पा रहे हो? कभी कभी ऐसा भी जरूरत पड़ सकता है, रैपर क्लास है हमारे पास और रैपर क्लास को हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें? प्रिमिटिव डाटा टाइप में। इस बार क्या करेंगे, बॉक्स में से बाहर निकाल दिए, बॉक्स में से बाहर निकाल दिए, इसको अनबॉक्सिंग बोल सकते हैं क्या? ऑटोमेटिक हो रहा है क्या? तो ऑटो अनबॉक्सिंग बोलेंगे तो चलेगा। हाँ, तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं ऑटो अनबॉक्सिंग कॉन्सेप्ट। क्या होता है ऑटो अनबॉक्सिंग कॉन्सेप्ट? रिपीट करना। जब भी हम रैपर क्लास को प्रिमिटिव डाटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक कंपाइलर इसको कन्वर्ट कर देता है, ऑटोमेटिक अनरैप कर देता है रैपर क्लास से प्रिमिटिव की तरफ। इसका जो टेक्निक है या फिर ये जो तरीका है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटो अनबॉक्सिंग। समझ आ रहा है? तो यही था हमारा अगला टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑटो अनबॉक्सिंग क्या होता है? तो सिंपल सा बताओगे, क्या बताओगे कि ऑटोमेटिक कन्वर्जन ऑफ प्रिमिटिव टू रैपर। क्या होगा ये? ऑटो बॉक्सिंग। प्रिमिटिव से रैपर रैप कर रहे हैं तो वो कहलाता है क्या? ऑटो बॉक्सिंग। ऑटोमेटिक कन्वर्जन ऑफ रैपर ऑब्जेक्ट टू प्रिमिटिव इज कॉल्ड ऑटो अनबॉक्सिंग। ठीक है, समझ आ रहा है? जैसे यहाँ पे प्रिमिटिव से रैपर की तरफ हम जा रहे थे, रैपर से प्रिमिटिव की तरफ जा रहे थे, तो हमें भी पता है वो मेथड्स को यूज करना था, बट हमें क्या करना है, ये तो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, कंपाइलर से ऑटोमेटिक ये परफॉर्म कर देता है। इसी कॉन्सेप्ट को क्या बोलेंगे? ऑटो बॉक्सिंग, ऑटो अनबॉक्सिंग। बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यू में, तुम जाओ और शायद इससे मुलाकात ना हो तो मुश्किल है। जावा में इंटरव्यू दे और ऑटो बॉक्सिंग ऑटो अनबॉक्सिंग ना पूछे तो थोड़ा सा दिक्कत है। तो पूछेगा, पूछेगा तो हमें उम्मीद है कि तुम समझा दोगे, समझा दोगे। और तो रिपीट करना इसका डेफिनेशन जल्दी से बिना देखे, सब बोलो। हाँ ठीक, हमें लगा तुम उल्टा बोलोगी, संभाल ली लास्ट में। सिंपल से याद रखना, ऑटो बॉक्सिंग मीनिंग नाम से ही तो पता चल रहा है क्या करना। और यहाँ पे हम रैपर से प्रिमिटिव और प्रिमिटिव से रैपर में कन्वर्ट करते थे, कन्वर्जन आ जाएगा सबका, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं है कोई दिक्कत तो अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक एग्जांपल से लेते हैं, उसमें मुझे बताओ। ऑब्जेक्ट क्लास क्या जितने भी क्लासेस है उन सब क्लास का पेरेंट है, मानते हो? कोई दिक्कत किसी को ये मानने में? नहीं, भगवान को मानने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, और जावा का भगवान यही है ना? तो जितने भी क्लासेस है उन सब क्लास का पेरेंट कौन है? ऑब्जेक्ट क्लास। अगर पेरेंट है, और एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे हम ओप्स कॉन्सेप्ट में, पॉलीमॉर्फिज्म कॉन्सेप्ट, याद है किसी को? क्या था पॉलीमॉर्फिज्म में? ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग, और साथ ही साथ एक और पढ़े थे, क्या था वो? पेरेंट के रेफरेंस के थ्रू चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को होल्ड हम कर सकते हैं। और अगर ऑब्जेक्ट क्लास सबका पेरेंट है तो तुम आगे बोल सकते हो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, कि ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के थ्रू हम किसी भी क्लास का रेफरेंस को होल्ड कर सकते हैं। एग्री हो? कंफर्म ना? चलो ट्राई करें।
तो सपोज करो हम ऑब्जेक्ट क्लास का एक रेफरेंस यहाँ पे बनाते हैं, ओबीजे बना दिए, बढ़िया। इसको हम किसी भी क्लास का रेफरेंस दे सकते हैं, जैसे सपोज करो क्लास ए होता है हमारे पास, ए का भी रेफरेंस दे देंगे तो चलेगा, एक्सेप्ट करेगा, ये कर लेगा कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? पेरेंट है सबका सर, हम बनाए नहीं बनाए क्या फर्क पड़ता है, पेरेंट तो होगा ही होगा। तो क्या हम ऑब्जेक्ट क्लास को बनाए, तो यहाँ पे अगर हम जैसे ए को बनाए, इसी तरह से अगर इंटीजर है हमारे पास, तो क्या इंटीजर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे इंटीजर्स को भी दे सकते हैं, तो भी ले लेगा। और अगर इसमें हम डायरेक्ट नंबर्स दे दे तो, बोलो बोलो, दे दे तो लेगा या नहीं लेगा? क्यों नहीं लेगा भाई, क्यों नहीं लेगा? रीजन बताओ ना क्यों नहीं लेगा। ऑटोमेटिक ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेपर क्लास के ऑब्जेक्ट में, और रेपर क्लास के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हुआ तो ऑब्जेक्ट बना तो आराम से रख लेगा, जैसे ही ऑब्जेक्ट मतलब अरे हम है ना फिर, तो इसका मतलब प्रिमिटिव को भी ये होल्ड कर लेगा, नॉन प्रिमिटिव को तो कर ही रहा था, जितने भी ऑब्जेक्ट था उनको कर ही रहा था, किसी भी को भी कर लेगा। अगर डबल दे देंगे तो करस्पॉन्डिंग डबल रेपर क्लास में कन्वर्ट होगा, फिर रख लेगा। इसका मतलब अगर हम ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बनाते हैं तो किसी भी डाटा को किसी को भी हम होल्ड कर सकते हैं, कर सकते हैं, मान रहे हो इस बात को। अब जरा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्या कि अगर हमें मल्टीपल्स डाटा को स्टोर करना था तो हम बनाते थे एरे, कुछ ऐसा ही बनाते थे, याद है। और इसमें प्रॉब्लम ये था कि सिर्फ और सिर्फ हम इंट के डाटा को स्टोर कर सकते थे, डबल चलेगा क्या? नहीं, AR के 0 में अगर हम डबल रखना चाहे तो नहीं रखने देगा, पक्का कंफर्म हो? क्यों नहीं रखने देगा सर? आप बता रखे हैं उसको किस टाइप का, इंट टाइप का। अच्छा एक काम कर सकते हैं, इसको ऑब्जेक्ट टाइप का एरे बना सकते हैं क्या? बना तो सकते हैं। और अगर ये ऑब्जेक्ट का एरे बन गया तो क्या अब इसमें हम कोई भी डाटा टाइप से रखेंगे, चलेगा? चलेगा, कोई भी चलेगा, ऑब्जेक्ट हो तब भी चलेगा, प्रिमिटिव हो तब भी चलेगा, सब चलेगा। कैसे चलेगा ये बता सकते हो? कोई एक्सप्लेन कर सकते हो कि कैसे ये स्टोर कर लेगा? ऑब्जेक्ट का एरे बनाएंगे तो सब चीज कैसे ये स्टोर कर ले रहा है, कोई एक्सप्लेन कर सकते हो? सब समझ रहे हो इस बात को नहीं? और ये चीजें हो सकती है जब हम, पक्का हो सकता है? कोई कंफ्यूजन है तो भी बता दो। नहीं है? तो पता है अगर ये तुम समझ गए तो कितनी बड़ी बातें समझ गए हो। नहीं पता, आधा कलेक्शन फ्रेमवर्क तुम्हें समझ आ चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कलेक्शन फ्रेमवर्क, जहाँ पे हम लगभग तुम्हें लगेगा कि डीएसए पढ़ाने पे आ चुके हैं, डीएसए पढ़ा रहे हैं लगता है। तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कलेक्शन फ्रेमवर्क, और वहां पे ये सारी चीजें अभी रिपीट होने वाली है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, हम फिर से रिपीट करेंगे कलेक्शन फ्रेमवर्क में, थोड़ा सा उसका समझ करो कि वो आने वाला है, तो उसका एक झलक दिखला रहे थे, टेलर दिखा दिए थे कि हाँ देख लो उसको। एक क्लास बनाते हैं हम यहाँ पे, सपोज करो एक क्लास बनाए, ठीक है। और हम बोलते हैं कि ए ना एक वेरिएबल एक्सेप्ट करता है, ए हाँ एक्स बना लो, इसमें एक्स रखता है, ठीक है। और एक्स है, अगर इसके अंदर में हम एक कंस्ट्रक्टर बना ले तो ये उसको स्टोर करेगा। और हम चाहते हैं कि जो इसके पास डाटा मिले ना उसको प्रिंट करने के लिए एक शो मेथड बना लेते हैं, बनेगा शो मेथड, रिटर्न टाइप वो ऐड कर देते हैं। समझ में आ रही है ये चीजें? हाँ, अगर एक ऑब्जेक्ट बनाए तो बनेगा क्या, डाटा दिए और हम क्या करते हैं, शो मेथड्स को कॉल कर लेते हैं, मिलेगा डाटा। कोई दिक्कत किसी को ये समझने में? नहीं। क्या इसमें हम डबल डाटा टाइप दे सकते हैं? क्यों? अरे इंट रखे हैं वहां पे, यहां से डबल दीजिएगा तो दिक्कत ना है, नहीं चलेगा काम। तो अगर कोई क्लास हम बनाएंगे और पर्टिकुलरली डाटा को स्टोर करने के लिए बनाएंगे, तो हो सकता है ऐसा कि हमें जरूरत पड़े कि अलग अलग डाटा टाइप्स के लिए बनाना पड़े। जैसे सम मेथड्स तुम बनाते थे, इंट के लिए अलग बनाओ, डबल के लिए अलग बनाओ, फ्लोट के लिए अलग बनाओ, कितना डाटा टाइप के लिए हम एक ही काम के लिए इतना मेथड्स बनाते रहेंगे, मुश्किल होगा ना। तो जावा के
1.5 वर्जन में कॉन्सेप्ट आया था जेनेरिक कॉन्सेप्ट, वो भी कलेक्शन फ्रेमवर्क में रिपीट होगा। क्या करता है कि बोला अरे डाटा टाइप्स को आप ना इग्नोर भी कर सकते हैं। बोले कैसे? बोले एक काम कीजिए, यहाँ पे एंगल ब्रैकेट ओपन कीजिए, जेनेरिक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे देते हैं, ठीक, कुछ भी नाम दे सकते हो जो मन करे दे दो। सपोज करो वैसे स्टैंडर्ड होता है टी देता है सब, हम भी टी दे देते हैं, अदरवाइज ई दे देता है, दे दिए। बोला यहाँ पे डाटा टाइप्स ऑफ मत दीजिए, वही दे दीजिए जो ऊपर दिए थे, टी कर दिए। यहाँ पे भी बताना पड़ेगा उस टाइप का है, बता दिए, ठीक है। और बोला जब उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कीजिएगा ना तो एंगल ब्रैकेट दिए थे, ऑप्शनल होता है बट आपका मन करे तो आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप डबल दे दीजिएगा तो डबल चलेगा, यहाँ पे भी देना पड़ेगा, दोनों साइड में देते हैं, अदरवाइज इस टाइप सिर्फ हम एंगल ब्रैकेट ओपन करके छोड़ देते हैं। तो देखो क्या ये डबल एक्सेप्ट किया। अब अगर इंटीजर देंगे तो या स्ट्रिंग दे देंगे तो चलेगा? हाँ नहीं चलेगा, क्यों? बोलो के साथ डबल दे रखे थे तो बोला आप मत दीजिए, नहीं यहाँ पे कुछ कोई दिक्कत नहीं, आप दिए नहीं तो हमको कैसे पता चलेगा कि आप क्या करना चाह रहे थे। नहीं दिए तो जो डाटा टाइप दीजिएगा हम वही मान के काम खत्म कर देंगे। स्ट्रिंग देंगे तो स्ट्रिंग मांग लेंगे, इंटीजर देंगे तो इंटीजर मानेंगे, डबल देंगे तो डबल मानेंगे। इतना बढ़िया रहेगा। इसके साथ फ्लोट देंगे तो फ्लोट देंगे। तो अब वैसा ही क्लास क्रिएट करते हैं ना जेनेरिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, चलेगा काम हमारा, आसान रहेगा। देखो डाटा टाइप को इग्नोर करने लगा है जावा, करने लगा धीरे धीरे। एक तो ऑब्जेक्ट क्लास आया, रेपर कॉन्सेप्ट वहां पे आजमाया तो सारा चीज तो खत्म ही कर दिया था। ऊपर से जब हम क्लासेस बनाते थे, मेथड्स बनाते थे, उस मेथड्स के अंदर में होता क्या था, तो हमें डाटा टाइप्स को बहुत ध्यान रखना पड़ता था। और हो सकता था यूजर्स कभी इंटीजर्स के साथ कॉल करे, कभी डबल के साथ कॉल करे, कितना मेथड हम प्रोवाइड करते रहे। बोले मेथड प्रोवाइड करेंगे तो एक ही, और जैसा डाटा वहां से पास करेगा हम वैसा ही ट्रीट करेंगे उसको। जिस भाषा में समझोगे उसी भाषा में समझाएंगे। चलो इंटीजर में समझाना है समझो, या उसको मन करेगा कि नहीं 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 हमको सिर्फ अभी इंटीजर के साथ ही काम करनी है, कोई बात नहीं भाई, तुझे इंटीजर के साथ ही काम करना है तो इंटीजर ही लिखो यहाँ पे सिर्फ, तो यहाँ पे बस इंटीजर पास करना, अब हम सिर्फ इंटीजर एक्सेप्ट करेंगे। तुम बता देना कि तुम्हें इंटीजर के साथ ही काम करना है, हाँ ठीक है, हम मान लेंगे कि मेरा क्लास तो इंटीजर के लिए ही बना था। ऐसा ही होता है ना। अगर तुम डबल के साथ काम करना चाहते हो, कोई नहीं, हम तो वैसा ही क्लास बनाए थे जो सिर्फ डबल ए पे काम करेगा। तुमको सबके साथ काम करना है, कोई बात नहीं, तुम मत बताओ डाटा टाइप, फिर हम सबके साथ वर्किंग है, चलेगा काम। इसको क्या बोलते हैं? जेनेरिक कॉन्सेप्ट। जावा के 1.5 वर्जन में आया था। क्या जेनेरिक कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? बहुत अच्छा, जेनेरिक भी समझ आ गया। वैसे बहुत लंबा क्लासेस चलता है जेनेरिक पे, अलग अलग टाइप से हम मेथड्स क्लासेस बनाएंगे, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस इसलिए बता दिए कि कहीं सुनो तो ऐसा ना लगे तुमको कि हम सुने ही नहीं जावा में। क्लियर? कोई दिक्कत ये समझने में? चलो आज इतना काफी है, रिविजन्स करो इसको। जेनेरिक कॉन्सेप्ट को और पढ़ना होगा तो ट्राई कर लेना पढ़ने का, यही कॉन्सेप्ट है। टी की जगह पे ई भी लिख देंगे तो चलेगा, इस चीज का ध्यान रखना कि हम कुछ भी लिखेंगे तो सब चलेगा, बस जो ऊपर लिखोगे वही सारी चीजें हम यहाँ पे नीचे भी लिखते जाएंगे, ठीक है। नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। क्लियर? आ रहा है समझ? जेनेरिक कॉन्सेप्ट कुछ नहीं देंगे तो दिक्कत ना है, हम क्या बताएंगे फिर यहाँ पे? अरे तो नाम क्या दोगे यहाँ पे? नाम तो बताना पड़ेगा, कुछ तो नाम दो टेम्पोररी, ठीक है। वैसे यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशंस पॉसिबल्स है, क्वेश्चंस मार्क वगैरह भी देते हैं, उतना डीप हम जाना नहीं चाहते हैं जेनेरिक कॉन्सेप्ट में, नहीं तो 4 दिन का क्लासेस में भी जाएगा। पढ़ना चाहो तो तुम पढ़ सकते हो, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, इतना काफी है जेनेरिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए, ठीक है। आगे जेनेरिक कॉन्सेप्ट समझ, फायदा है इसका? हाँ फायदा तो है। ऑब्जेक्ट क्लास और जेनेरिक कॉन्सेप्ट मिलके तो लग रहा है जावा को आसान कर ही देगा। और तुम्हें याद होगा लैम्डा एक्सप्रेशन तो वो तो और कर दिया था। लैम्डा एक्सप्रेशन अगर समझ आ रहा है तो जिस दिन हम कलेक्शन फ्रेमवर्क खत्म करेंगे उस दिन एक और टॉपिक बोलेंगे, उसको भी पढ़ लेना, फिर देखना जावा कितना आसान होता है। जावा स्क्रिप्ट में तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा आसान है, अब हमको समझ ही नहीं आ रहा है। जावा स्क्रिप्ट के जैसे इतना इतना कोड हो जाएगा जावा का। ओके, जेनेरिक कॉन्सेप्ट खत्म होता है, आज इतना ही रहने दो, बहुत जल्दी खत्म हो गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट